हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस आपके डेली न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल एनालिसिस के साथ आज जो है 11 अप्रैल का एनालिसिस लेकर आया है। तो चलिए हम लोग आज का अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज जो ये पहली इमेज जो थी आपकी, वो इमेज आई हुई थी बिकॉज ऑफ रामनवमी। ठीक है, तो रामनवमी जो है वो हमारा कल सेलिब्रेट किया गया पूरे इंडिया में, तो उसके तहत ये इमेज आया हुआ है। किसका ये इमेज आया है? डिवोटीज टेक अ होली डिप इन द सरयू रिवर ऑन द ओकेजन ऑफ राम नवमी, ओके, इन अयोध्या ऑन संडे। ठीक है, तो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हो जाता है सरयू रिवर। सरयू रिवर ये आपके प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस रिवर के हम लोग जितने भी रिवर्स वगैरह प्लेसेस न्यूज में होते हैं उनका हम लोग को थोड़ा बैकग्राउंड जानना जरूरी है फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो सरयू रिवर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो इस रिवर के बारे में अगर बात कीजिए तो इट इज अ रिवर दैट ओरिजिनेट्स एट अ रिज साउथ ऑफ नंदाकोट। नंदाकोट माउंटेन कहां पे है? बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट विच इज इन उत्तराखंड। वहां से ये रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है एंड इट फ्लोज थ्रू कापकोट, बागेश्वर एंड सेराघाट टाउन्स बिफोर डिस्चार्जिंग फाइनली इनटू शारदा रिवर एट पंचेश्वर। पंचेश्वर कहां पे है? इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे। और इस पंचेश्वर से वो फिर जो है वो कहां चली जाती है? लोअर घाघर, घाघरा रिवर बनकर वो कहां बहती है? यूपी, जहां पे बेसिकली हमारा जो फेमस टाउन है वाराणसी से ये बहती है। ठीक है, और लोअर घाघरा को ही सरयू को लोअर घाघरा के नाम से भी जाना जाता है एंड स्पेशली व्हाइल इट फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ अयोध्या, द बर्थ प्लेस ऑफ राम। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर रिवर का बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है रिलेवेंस, बिकॉज इट फ्लोज थ्रू द बर्थ प्लेस सिटी ऑफ अयोध्या विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ लेजेंडरी रामा एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल रामनवमी इज सेलिब्रेटेड मेजरली सबसे अच्छे स्केल पे जो है वो इस कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? सरयू नदी के किनारे। ठीक है, तो आप ये मैप भी देख सकते हैं। एक्चुअली इस मैप के बारे में आप समझ सकते हैं इस रिवर का। तो ये रहा अयोध्या हमारा एंड दिस इज घाघरा का लोअर पार्ट जो है, इसी को सरयू नाम को यहाँ पर आके इसको हम लोग बेसिकली सरयू से जानते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस पर्टिकुलर न्यूज जिससे आपको बेसिक इसके बारे में जानना था, सरयू रिवर के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो आपको पता चल गई। इस अभी जो रिवर था वो थोड़ा न्यूज में भी इसलिए था बिकॉज सरयू नहर के ऊपर नेशनल प्रोजेक्ट भी एक अभी प्रपोज किया गया जिसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो किसने? प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी रखा था। ठीक है, तो दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द इंटरलिंकिंग ऑफ 5 रिवर्स। 5 नदियों का इंटरलिंकिंग इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो सोचा गया है। वो 5 रिवर कौन कौन से हैं? घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा एंड रोहिणी, टू इंश्योर ऑप्टिमम यूजेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ द रीजन। इस रीजन के जो वाटर रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए जो है वो ये प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअली सोचा गया है एंड इट विल बेनिफिट 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ईस्टर्न यूपी। कौन कौन से? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर एंड महाराजगंज। तो इन डिस्ट्रिक्ट को ये क्या करेगा? हेल्प करेगा। नोट, सरयू रिवर फाउंड मेंशन इन द एंशिएंट इंडियन एपिक रामायण। तो अब आप पूरी तरह से इस चीज को समझ चुके हैं क्यों रामनवमी जो है वो सरयू नदी के किनारे ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है, बिकॉज इस नदी का इवन जिक्र भी किया गया है हमारे एंशिएंट एपिक जो उसका नाम है रामायण। ठीक है, सो कंप्लीट डिस्कशन जो था हमारा, जो रिसेंट हैपनिंग्स थी सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट जो था वो भी हमने डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर रिवर के बारे में। नाउ नेक्स्ट, बेंगलुरु ज्वाइंस ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज। अगेन ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यानी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा कि विच एक्चुअली सिटी बिकेम द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया टू बी डेजिग्नेटेड एज द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज। तो अभी तक सिर्फ इंडिया से एक ही सिटी है जो उसका नाम अनाउंस किया गया है एज द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज, वो है बेंगलुरु। ठीक है, अगर थोड़ा इस न्यूज के बारे में आपको हम बात करें तो फ्रेंच टेक्सटाइल आर्टिस्ट इजाबेल मोलिन जो है वो कोलकाता में एक्चुअली प्रेजेंट है और उन्होंने उस दौरान ये बात अनाउंस करी कि बेंगलुरु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट इनटू द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज। और उन्होंने ये एक्चुअली एक्सपेक्टेशन भी दिखाई है कि वो कभी ना कभी किस पर्टिकुलर सिटी को, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है प्रॉपर, जो बहुत ही फेमस है फाइन सिल्क के प्रोडक्शन के लिए, मुर्शिदाबाद कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, उसको भी ये बहुत जल्दी कहाँ पे देखना चाहते हैं? ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क के अंदर ये चाहते हैं कि वो मुर्शिदाबाद भी ज्वाइन हो जाए। ठीक है, बट फिलहाल आपके पीटी के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि विच सिटी बिकेम द फर्स्ट, तो बैंगलोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट इनटू द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज। ठीक है, ऑलरेडी जो है वो अभी तक 9 कंट्रीज के 13 सिटीज इसके अंदर डेजिग्नेट हो चुके हैं एंड बैंगलोर हैज बीन द 14th।
अच्छा, इसमें आपको एक और न्यूज यहां पे साइड में दिख रही है, द सेकेंड न्यूज विच टॉक्स अबाउट अ कैनाल प्रोजेक्ट, Gehlot targets Shekhawat. So now Gehlot, everyone knows, CM of Rajasthan. ठीक है, he targets Shekhawat. Now who is Shekhawat? So he is जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत. उन्होंने, गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत को टारगेट किया है. क्या है इसका जो पॉलिटिकल एंगल है, दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन. हमारे लिए जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए अगर बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हु इज द जल शक्ति मिनिस्टर, तो गजेंद्र सिंह शेखावत. और यूपीएससी बीपीएससी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो है द ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट. इसी प्रोजेक्ट को लेकर जो है वो बेसिकली ये डिस्कशन हो रहा है. तो आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे. ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या है कि राजस्थान गवर्नमेंट चाहती है कि इस प्रोजेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट माना जाए. आपको पता है अगर कोई प्रोजेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जाता है तो उस प्रोजेक्ट में जो सेंट्रल की फंडिंग है वो 90% चली जाती है. दैट मीन्स स्टेट्स को 10% देना है, सेंटर 90% उस पर फंडिंग करेगी. इसीलिए यही डिमांड किसने किया था, सीएम ऑफ राजस्थान की, इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया जाए. तो अब हम लोग इसका एक्चुअली प्रोजेक्ट का बारे में समझते हैं. बैकग्राउंड देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्टेट वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, राजस्थान जो लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, तो आपको पता है कि पॉपुलेशन वाइज यूपी, बट एरिया वाइज जो है वो लार्जेस्ट स्टेट कौन है इंडिया का, राजस्थान. बट इट ओनली अमाउंट्स 342.5 लाख हेक्टेयर, जो कि सिर्फ और सिर्फ कितना 10.4% है इंटायर कंट्री का. एंड इट होल्ड्स, आप यहां समझिए इस बात को कि जो स्टेट 10.4% ज्योग्राफिकल एरिया वाइज एक कंट्री का, उसके अंदर जो वाटर है, सरफेस वाटर, वो सिर्फ और सिर्फ 1.16% है और ग्राउंड वाटर है वो 1.72% है. दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि राजस्थान जो है एक तरह से वाटर स्ट्रेस्ड एरिया है. तो इसीलिए वहां पे एनी रिवर वाटर प्रोजेक्ट का रेलिवेंस सबसे ज्यादा हो जाता है, सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा हो जाता है. ठीक है, अमॉन्ग द स्टेट्स वाटर बॉडीज ओनली द चंबल रिवर बेसिन है सरप्लस वाटर. सिर्फ चंबल रिवर के पास ही जो है वो सरप्लस वाटर रहता है. बट उस वाटर को भी टैप नहीं किया जा सकता है, बिकॉज द एरिया अराउंड कोटा बैराज के आसपास का जो एरिया है दैट इज डेजिग्नेटेड एज अ क्रोकोडाइल सेंचुरी. तो जब भी कोई सेंचुरी डिक्लेयर हो जाएगा तो वहां से एक्सप्लॉयटेशन और टैप वाटर को टैप करना इट इज नॉट एक्चुअली परमिशिबल. तो एक ही हमारे पास रिवर था जो कि एक्स्ट्रा वाटर जिसके पास था, बट वहां पे भी हम लोग टैप वाटर नहीं कर सकते. तो ये इश्यूज राजस्थान के साथ है. थ्रू द हेल्प ऑफ डाइवर्जन स्ट्रक्चर, इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर, लिंकिंग चैनल, इन कारण से ही क्या होगा, कंस्ट्रक्टिंग ऑफ पंपिंग मेन फीडर चैनल्स. इस प्रोजेक्ट के तहत क्या एम किया जा रहा है, टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ water channel which will cover 23.67% of area of Rajasthan along with 41.3%. इस कैनाल से अकेला ऑलमोस्ट 41.13% लोगों तक पानी पहुंच जाएगा. और बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में. तो बेसिकली इट एम्स टू हार्वेस्ट सरप्लस वाटर अवेलेबल ड्यूरिंग रेनी सीजन. रेनी सीजन के टाइम पे जो अवेलेबल वाटर होता है अवेलेबल, उस पर्टिकुलर जो वाटर है उसको क्या कर रहा है ये प्रोजेक्ट, it aims to harvest this particular in the southern Rajasthan such as Chambal and its tributaries including Kummu, Parvati, Kalisindh and use this water in southeastern district of state, जहाँ पे एक्चुअली शॉर्टेज है किस चीज की, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन. तो ये वहां से लेकर बेसिकली आप फिर से समझिए इसको कि कहां से, सदर्न राजस्थान जहां पे चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरीज है उस जगह से ये पानी को अवेलेबल रेनी सीजन में जो एक्स्ट्रा पानी है उसको लेकर कहां पर प्रोवाइड कराएगा, साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में जहां पे कि अदरवाइज स्कार्स है, वाटर स्कार्स एरिया वो है. It is planned to meet drinking and industrial water needs of the southern and southeastern Rajasthan for humans and livestock till the year 2051. 2051 तक इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है पानी का इंतजाम हम लोग कर सकते हैं. किन एरियाज में, ईस्टर्न राजस्थान, साउथ ईस्टर्न राजस्थान और सदर्न राजस्थान में. इट प्रोपोजेज टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. और वो डिस्ट्रिक्ट हैं झालावाड़, बारन, कोटा, ये सारे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं. इन डिस्ट्रिक्ट में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी इस प्रोजेक्ट के थ्रू पॉसिबल हो पाएगा. ठीक है, अब चंबल रिवर की इतनी बात हो रही है तो हम लोग के लिए चंबल रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो थोड़ा सा फैक्ट हम लोग चंबल रिवर के बारे में जानेंगे. दो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज चंबल रिवर. ठीक है, ये यमुना में जाके मिलेंगी. ठीक है, तो अबाउट चंबल रिवर, इट्स ओरिजिन इज सिंगार चौड़ी पीक इन द नदर्न स्लोप्स ऑफ विंध्या, फ्लोज थ्रू एमपी.
सबसे पहले अगर सोर्स की बात करें ओरिजिन की, तो ओरिजिन क्या है, सिंगार चौकी पीक इन द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ विंध्या रेंज, दैट इज एमपी में इसका इंदौर के पास जो है वो क्या है, ओरिजिन है। एंड इट फ्लोज थ्रू एमपी, एमपी में 346 किलोमीटर लंबी स्ट्रेच इस नदी की है। फिर वो राजस्थान में जाती है तो 225 किलोमीटर, यूपी में 32 किलोमीटर ये चलने के बाद किससे जाके मिल जाती है, यमुना रिवर से इटावा के पास। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यमुना में आकर ये मिल रही है, इटावा के पास ये मिल जाएगी यमुना में। तो ये था चंबल रिवर के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानना जरूरी था। अगर मैं पूछूं कि ये यमुना की कौन सी ट्रिब्यूटरी होगी, राइट बैंक या लेफ्ट बैंक, तो ऑब्वियसली यमुना ऐसे बह रही है तो ये इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये आर्टिकल एक्चुअली हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे, बट यहां पर मैंने इसलिए दोनों न्यूज इंट्रोड्यूस किया है कि आपको इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं। अभी आपको आज से स्टार्ट होकर 2 दिन तक क्या चलने वाली है, 2+2 डायलॉग इंडिया और यूएस के बीच में। तो 2+2 डायलॉग में जनरली हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर और कौन, डिफेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग होती है दोनों देशों के बीच में, वो होती है जनरली डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्री का। ये अभी होने वाला है, आज से स्टार्ट हुआ। तो हम लोग एक्चुअली इस पर्टिकुलर न्यूज को जब ये डिस्कशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो भी हमारे आउटकम्स होंगे उसके बाद हम लोग इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल ये दोनों आर्टिकल मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, तो इससे आपको एक चीज घर पे अपने रिसर्च करना है, दैट इज इंडिया होल्ड्स 2+2 डायलॉग विथ हाउ मेनी कंट्रीज, कितने कंट्रीज, किन किन कंट्रीज के साथ इंडिया का 2+2 डायलॉग एक्चुअली होता है। इस चीज के ऊपर आपको क्या करना है, आपको रिसर्च करना है। बाकी ये प्रॉपर पूरा हम डिस्कशन करेंगे इस न्यूज का कब, 2 दिन बाद, जब एक्चुअली हमारे पास एक्चुअली पूरा 2+2 मीटिंग का आउटकम आ जाएगा तब। चलिए, यूएस इंपोजिंग न्यू टर्म्स इन न्यूक्लियर टॉक्स, ईरान ऐसा कह रहा है कि जो यूएस है वो नए नए टर्म्स बता रही है, किसमें, अपने न्यूक्लियर डील के टॉक में। तो आपको हम लोग इसका पहले न्यूज आप समझ लीजिए क्या है कि एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर डील रिवैम्प करने के, रीस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो डील एक्चुअली 2015 में साइन की गई थी और 2018 में ट्रंप ने उसको खारिज कर दिया था। हम लोग उस सब के बारे में जानेंगे। फिलहाल आपसे इस पर्टिकुलर न्यूज से जो मेन सा क्वेश्चन बन सकता है वो देखते हैं। द रिवाइवल ऑफ JCPOA इज इन इंडियाज इंटरेस्ट मोर देन द इंटरेस्ट ऑफ एनी अदर कंट्री, एग्जामिन। JCPOA एक्चुअली यही एग्रीमेंट की मैं बात कर रहा था जो कि साइन किया गया था ईरान के साथ। तो ये इसका अगर रिवाइवल हो जाता है तो ये इंडिया के इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा होगा बाकी किसी भी कंट्री के इंटरेस्ट से। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को वी हैव टू एग्जामिन। तो हम लोग आखिर जानते हैं कि क्या सच में JCPOA है क्या, और फिर इंडिया का क्या इंटरेस्ट एक्चुअली इसमें था। तो JCPOA के बारे में बात करें तो 2015 ईरान न्यूक्लियर डील, इसको इसी को JCPOA बोलते हैं, यानी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इट वॉज साइन अंडर प्रेसिडेंट बराक ओबामा, और 2018 में इसको ट्रंप ने डिसमेंटल कर दिया। यूएस सेड इट विल रीज्वाइन द एग्रीमेंट। अभी हाल ही में जब बाइडेन आए तो उन्होंने बोला इट विल रीज्वाइन दिस एग्रीमेंट अगर ईरान अग्री करता है उसके सारे टर्म्स से जो ओरिजिनल डील में थे, एंड ऑल्सो इट एड्रेसेस अदर इश्यूज रिलेटेड टू एलिज्ड बैलिस्टिक मिसाइल स्टॉकपाइल्स। बैलिस्टिक मिसाइल स्टॉकपाइल अलाउड नहीं होगा ईरान के लिए, एंड द प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट दैट इट बैक्स अक्रॉस द रीजन। जो भी उस पर्टिकुलर रीजन यानी कि यहाँ पे ईरान है वहां पर जो भी प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको वो बैक नहीं करेगा। JCPOA was the result of a prolonged negotiation from 2013 and 15. एक सेकेंड, from 2013 and 15, and it was signed between ईरान एंड P5+1। P5 आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो 5 कंट्रीज है वो, और +1 में था कौन, जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी और P5 के जो मेंबर्स हैं इनके बीच में और ईरान के साथ ये डील एक्चुअली साइन किया गया था, JCPOA। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बारे में फर्दर थोड़ा डिस्कशन करें तो इस डील में ईरान अग्रीड टू सिग्निफिकेंटली कट इट्स स्टोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज, इनरिच्ड यूरेनियम एंड हेवी वाटर, ऑल की कंपोनेंट्स फॉर न्यूक्लियर वेपन। के लिए जितने की कंपोनेंट्स थे सबको इसने क्या बोला ईरान की, वी विल सिग्निफिकेंटली कट इट्स स्टोरेज। Iran also agreed to implement a protocol that would allow inspectors from the International Atomic Energy Agency (IAEA), जो क्या करती है एक्चुअली जितने भी न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, उन सबको क्या करेगी, उसकी स्क्रूटनी करती है, उनको एक्चुअली ऑर्गेनाइज देखती है, जाके वहां पे इंस्पेक्शन करती है। तो उसको भी ईरान ने बोला कि हम अलाउ कर देंगे। While the West, जबकि इसके अपोजिट में जो
सामने वाली पार्टी यानी P5+1 थी, दे अग्री टू लिफ्ट सैंक्शन रिलेटेड टू ईरान न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, मतलब ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन था फॉर सिविल पर्पसेस ऑब्वियसली, उसके ऊपर जितने सैंक्शन थे उसको हटाने के लिए लोग अग्री कर गए। बट साथ साथ जितना अब्यूज ह्यूमन राइट्स और ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शन था वो सारा का सारा इंटैक्ट रहा उस एग्रीमेंट में। The US committed to lifting sanctions on oil export but continue to restrict financial transactions which have deterred international trade with Iran। तो जितने भी ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थे जिससे कि ईरान का रिलेशन खराब हो रहा था वो सैंक्शंस बरकरार रहे, लेकिन इन सारे चीज़ों के बावजूद इस अग्रीमेंट से ईरान की इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ। ईरान इकोनॉमी आफ्टर सफरिंग ईयर्स ऑफ रिसेशन, करेंसी डेप्रिसिएशन एंड इन्फ्लेशन स्टेबलाइज सिग्निफिकेंटली आफ्टर द डील टुक इफेक्ट। तो ये ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली ये डील था, ठीक है। अब बात करें अगर कि इंडिया, व्हाट कुड बी इंडिया सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। सबसे पहला रीजनल कनेक्टिविटी का बूस्ट। आपको पता है बहुत सारे सैंक्शंस ईरान पे लगे हुए जिसके कारण इंडिया भी अपने पूरी तरह से फुल फ्लेजेड रिलेशंस ईरान के साथ मेंटेन नहीं कर पा रहा है। सो रिमूविंग सैंक्शंस में रिवाइव इंडियाज इंटरेस्ट इन द चाबहार पोर्ट। आपको पता है चाबहार पोर्ट जो है वहां का किसने डेवलप कराया, ईरान का इंडिया ने, टू काउंटर विच पोर्ट, ग्वादर पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये हमारा कनेक्टिविटी में इशू करेगा, फायदा करेगा अगर रिवाइवल होता है तो। चाबहार के अलावा इंडिया ऑलरेडी एक और नेगोशिएशन का पार्ट है, दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के थ्रू हम लोग सेंट्रल एशिया होते हुए यूरोप में एक्सेस बहुत इजीली पा सकते हैं। और इस पर्टिकुलर कंट्री का जो कनेक्टिविटी प्रोग्राम है हमारा, इसमें भी ईरान का सैंक्शन हटना इंडिया के लिए बहुत जरूरी है ताकि इंडिया का ट्रेड जो है वो क्विक एंड फास्ट पॉसिबल हो सके। और खासकर एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो अभी प्रेशर जो इंडिया के ऊपर लगाया है बिकॉज ऑफ वन एक्ट, जो यूएस का एक एक्ट है जिसका नाम है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा इसको फेमसली जानते हैं काटसा एक्ट के नाम से। इसके कारण इंडिया को अपना जो है ईरान के साथ जो ऑयल इंपोर्ट्स है वो ऑलमोस्ट जीरो करना पड़ा था इस सैंक्शन के कारण। रिवाइवल अगर हो जाएगा इस एग्रीमेंट का तो वी कैन बाई अगेन इरानियन ऑयल और एनर्जी सिक्योरिटी हमारा इंश्योर हो सकेगा, ठीक है। तो और दूसरा चीज ये भी है कि हम अगर बात करें एक और एंगल इसमें अगर देख सकते हैं, दैट इज द चाइना एंगल, कि कहीं ना कहीं इंडिया ईरान जो चाबहार पोर्ट हमारा ये जो भी हमारे डेवलपमेंट थे, जैसे कि हमारा वहाँ पे रेलवे नेटवर्क को भी डेवलप करना था, तो बीच में अभी ये बात आई थी कि इवन चाइना जो है वो रेडी है कि वो डेवलप कर देगी वो रेलवे लाइन उनके लिए। तो हमें चाइना को भी काउंटर करने के लिए एक्चुअली क्या जरूरी है, ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटना। सो ऑल दीज पॉइंट्स मेक इट वेरी क्लियर दैट जो JCPO का रिवाइवल है दैट इज मोर इन इंडियाज इंटरेस्ट देन इन एनी अदर्स कंट्री। आज का जो मेन एडिटोरियल है इंडियाज रोल इन अ डिसऑर्डर्ड वर्ल्ड, एक्चुअली ये टाइटल बहुत अच्छा है इस एडिटोरियल का, पर जो डिस्कशन इस एडिटोरियल का यहाँ पे दिया हुआ है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्चुअली क्या होना चाहिए था, ठीक है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, ही माइट बी वेरी एजुकेटेड एंड नॉलेजफुल पर्सन, बट द थिंग इज व्हाट आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि इंडिया का रोल डिसऑर्डर्ड वर्ल्ड में, तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको क्या हाईलाइट किया हुआ मैं आपको दिखा दूंगा, ओनली द करंट सिनारियो, जियोपॉलिटिकल सिनारियो की एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी। तो प्रॉब्लम्स ये एक पार्ट हुआ इस चीज का। इस हेडिंग के अकॉर्डिंग वी आल्सो हैड टू एक्चुअली मेंशन द सॉल्यूशन कि इंडिया कैसे जो है वो रोल प्ले करेगा इस डिस्टर्ब वर्ल्ड में, इस डिसऑर्डर्ड वर्ल्ड में इंडिया का क्या रोल होगा एक्चुअली। तो उस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे उतना अच्छे से नहीं दिखाया गया, बट वो हम लोग देखेंगे। फिलहाल इश्यूज जो यहाँ पे हाईलाइट किए गए वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वो देखते हैं। तो वेस्टर्न नेशन चाहती है कि रसिया को G20 से निकाल दिया जाए, चाइना इसके अगेंस्ट है, दो, ठीक है। बट आपको पता है कि एक ये इशू है यूक्रेन रशिया वाला, उसके बाद क्लाइमेट चेंज एक यहाँ पे इशू है कि क्लाइमेट चेंज के लिए इतनी मीटिंग्स पे मीटिंग्स हुई हैं बट अभी तक कोई कंक्रीट प्लान नहीं हम सामने लेकर आ पाए हैं। तो एक ये इशू था। कोविड-19 पैंडेमिक जो था एक फाइनल नेल इन द कॉफिन की तरह एक्ट किया, जो हमारा ग्लोबल इंटर रिलेटेड इकोनॉमीज थी, सारी की सारी इकोनॉमीज परेशान रिसेशन में गई हैं, ठीक है, वो इशू हमारे यहाँ था। और रसिया यूक्रेन वॉर जो था वो कहीं ना कहीं एक बार मतलब एक कह सकते हैं आपने आइसिंग ऑन द केक का काम जो है वो इस पर्टिकुलर डिस्टर्ब जो हमारा ग्लोबल ऑर्डर था उसके लिए काम कर दिया है, ठीक है। थोड़ा इश्यूज इन्होंने हाईलाइट किया यहाँ पे, अनडेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर। अनडेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर इन्होंने बेसिकली किस चीज के लिए रेफर किया, जितने भी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनकी हेजेमनी को इन्होंने किस चीज से डोनेट किया, एक्चुअली अनडेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर।
दूसरा, ऐसा सोचा गया था कि जो कंट्रीज जब इंटरकनेक्टेड होंगी एक दूसरे से तो इनइक्वालिटीज जो है वो क्या होंगी, कम होंगी, बट ऐसा नहीं हुआ है, एक्चुअली इसका उल्टा हुआ है। सो इनइक्वालिटीज हैव ओनली राइजन, ठीक है। ऐसा माना गया था कि जो अनफिल्टर्ड फ्लो होगा फाइनेंस का और ट्रेड का अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, इट विल लिफ्ट पीपल इन ऑल पुअर कंट्रीज बिलो अबव पॉवर्टी लाइन, बट ऐसा नहीं हुआ एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो कंट्रीज में प्रॉब्लम थे, इश्यूज थे, वो और प्रॉब्लमेटिक हो जा रहे हैं वहां पे, और कुछ बहुत ज्यादा जो है वो जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुपिंग्स, वो इस चीज को हेल्प करने में काबिल नहीं हुए हैं। दूसरा, सोशल टेंशंस, द रूल्स ऑफ गवर्नेंस ऑफ कैपिटलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैव ऑलवेज बीन इन टेंशन विद इन सोसाइटीज। तो ये अभी भी डेमोक्रेसीज, कैपिटलिस्ट, जो भी आइडियोलॉजीज हैं, इनका कंफ्लिक्ट भी अभी भी पूरी तरह से जो है वो चल ही रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं डिसऑर्डर्ड वर्ल्ड को क्रिएट करने का एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। तो ये तो सारे इश्यूज जो थे यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एक अलग इशू है, ठीक है। लेकिन इंडिया का जो रोल होगा इस डिसऑर्डर्ड वर्ल्ड में कि वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस चीज का डिस्कशन यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, तो हम लोग उसको देखते हैं। बट उससे पहले जो मेंस का क्वेश्चन इस पर्टिकुलर न्यूज से बन सकता है वो है, इंडिया इज वेरी वेल प्लेस्ड इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स to assume the leadership role for the formation of a new multilateral world order analyze। इंडिया एक बहुत अच्छे जगह पे प्लेस्ड है जहां से वो एक वर्ल्ड लीडर का क्या रोल अज्यूम कर सकता है, जिसमें कि वो एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में हेल्प करे। मल्टीलैटरल, इस बात को जो है वो मेन कीवर्ड यहां पर रखना है। देखते हैं सबसे पहला कैसे इंडिया का रोल हो रहा है। तो फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट, स्टार्टिंग इंडिया ने कैसे किया, कोल्ड वॉर के टाइम पे नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, वी वर नाइदर अलाइनिंग टुवर्ड सोशलिस्ट ब्लॉक एंड नाइदर टुवर्ड द कैपिटलिस्ट ब्लॉक। बट धीरे धीरे हमने अपना जो है वो क्या चेंज किया है, अपना स्ट्रैटेजी चेंज किया है, मल्टी अलाइनमेंट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिया इज द मेंबर ऑफ एससीओ, सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एज वेल एज क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो हम दोनों सबसे बड़े ग्रुपिंग एक तरह से कह सकते हैं, जो दोनों बिग पावर्स हैं उनके ग्रुपिंग के पार्ट हैं। एससीओ में हम रशिया के साथ हैं, चाइना के साथ हैं, क्वाड में हम यूएस के साथ हैं, जापान के साथ हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, ब्रिक्स में हम रशिया के साथ हैं, ब्राजील के साथ हैं। तो इंडिया ने क्या किया, अपनी पॉलिसी को नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट कर दिया है। इसको एक और अच्छे टर्म में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं डिहाइफिनेशन पॉलिसी। डिहाइफिनेशन पॉलिसी का सिंपल मतलब यह होता है कि ना ही हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का साइड लेंगे, ना ही हम किसी एक पर्टिकुलर के खिलाफ जाएंगे। यही डिहाइफिनेशन पॉलिसी आज इंडिया, आप अगर देखें तो हम इजराइल पैलेस्टीन इशू में भी फॉलो किए, और वी आर स्टिल फॉलोइंग दिस इन रशिया यूक्रेन। एंड दैट इज वाई एवरी कंट्री इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया कि यही जो है वो किसका, रशिया यूक्रेन का एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। तो दिस वाज फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इंडिया इन द करंट डिस्टर्ब्ड ऑर्डर। दूसरा, इंटरनेशनल अफेयर्स में इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो अभी हालत हुआ है रिसेंटली, द पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान has only left with India with the option to actually solve the problem of Afghanistan। हम लोग वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी भेज रहे हैं, रिलीफ पैकेजेस भेज रहे हैं, ऑलरेडी हमने वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। तो अगर आज के डेट में अफगानिस्तान इशू कोई सॉल्व कर सकता है आफ्टर यूएसए बैकिंग आउट, इट इज ओनली इंडिया। रशिया यूक्रेन में वी ऑल नो डेफिनेटली हर दिन ये आर्टिकल आ रहा है कि द पीस प्रोसेस ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर पासेस थ्रू न्यू दिल्ली, तो ये आपको ऑलरेडी पता है। इंडो पैसिफिक में यूएस कंटिन्यूअसली इंडिया के साथ एंगेजमेंट्स कर रहा है, बिकॉज यूएस नोज कि इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज गोइंग टू काउंटर चाइनाज प्रेजेंस इन द इंडो पैसिफिक। मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में इंडिया जो है वो बहुत की प्लेयर्स उभर कर सामने आ रहा है। चाहे आप क्लाइमेट चेंज से लेकर बात कर लें, आप G20 की बात कर लें, आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर लें, वी आर वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। और लास्ट श्रीलंका, श्रीलंका का जो भी एक क्राइसिस है, अगेन इमीडिएट रिलीफ जो है वो कहाँ से पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया से। तो कहीं ना कहीं जो डिस्टर्ब्ड हमारा ऑर्डर है, अगेन इट विल बी प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू टेक द लीडरशिप रोल। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, डीकपलिंग फ्रॉम चाइना चांस फॉर इंडिया। अगेन
कोविड-19 के बाद बहुत सी कंट्रीज ने चाइना के साथ डीकपल स्टार्ट किया, ठीक है। जापान वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, बहुत सारी कंपनीज के वो चाह रहे थे कि कहां पर, जब चाइना से हटा लिया जाए, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स अगेन चाइना के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो डीकपलिंग जो चाइना का होगा तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है इकोनॉमी वाइज इट इज इंडिया, तो ये इंडिया को रोल अगेन दे रहा है लीडरशिप का विथ फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इंडियाज रोल इन हेल्थ केयर, तो आपको पता है इंडिया इज नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन इन द वर्ल्ड एंड इट प्रिपेयर्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डोजेज अगेंस्ट डिजीजेज एंड वायरसेस लाइक पोलियो, मीजल्स, बीसीजी among other diseases. Similarly, many Indian firms are developing vaccines against the virus that causes COVID-19. COVID-19 के भी वैक्सीन बहुत सारे हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं, जो कि इवन हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एंड वन ऑफ सच फर्म इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि अभी फिलहाल किस मामले में डोजेज प्रोड्यूस्ड और सोल्ड ग्लोबली में सबसे नंबर 1 वर्ल्ड में इंस्टीट्यूट है। तो हेल्थ केयर में भी हम लोग लीडरशिप रोल प्ले ऑलरेडी कर रहे हैं। देन कंक्लूजन में क्या हम लिख सकते हैं, डिस्पाइट चैलेंजेस इंडिया कैन एंड मस्ट टेक द लीड इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू प्रैक्टिस अ न्यू मल्टीलेटरलिज्म दैट प्लेसेस द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी अबव नैरो नेशनल इंटरेस्ट। अपना नैरो नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर एक कॉमन क्या ह्यूमैनिटी को ऊपर रखकर इंडिया जो है वो एक रोल प्ले कर सकता है, किस चीज का, एक ग्लोबल लीडर का इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर्ड वर्ल्ड में, ठीक है। तो आई होप दिस पर्टिकुलर डिस्कशन इज कंप्लीट। अब आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिख सकते हैं और उस एडिटोरियल को अब जस्टिफिकेशन मिल गया जब हमने इंडिया का रोल एक्चुअली वहां पे बता दिया है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस आर्टिकल। नाउ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर द डे। फर्स्ट क्वेश्चन, माधवपुर घेट फेयर इज सेलिब्रेटेड इन, ऑप्शन ए गुजरात, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु। तो माधवपुर घेट फेयर जो है वो कहां पे होता है सेलिब्रेट, इट्स सेलिब्रेटेड इन गुजरात, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंडियन मेंबर ऑफ एन एक्सक्लूसिव ग्लोबल ग्रुप कॉल्ड द सेंटी बिलियनियर क्लब। ये हाल ही में अभी रिलीज किया गया है। सेंटी बिलियनियर क्लब में कौन इकलौता इंडियन है? द आंसर इज गौतम अडानी। आइए इसके फैक्ट्स आपको दिखा दे। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने एक 5 दिन का लंबा माधवपुर घेट फेयर जो है वो माधवपुर घेट पोरबंदर गुजरात में चालू किया। ये 2018 से ये एक्चुअली ये मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसी महीने ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने ये रिपोर्ट किया कि गौतम अडानी का नेटवर्थ जो है वो $100 बिलियन पहुंच गया है एंड इट accomplishment that makes the industry only Indian member of an exclusive global group called the सेंटी बिलियनियर्स क्लब। $100 बिलियन जब पहुंच जाए उसको सेंटी बिलियनियर क्लब बोलते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन अभी गया है, दैट इज गौतम अडानी। सीमा दर्शन प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ, ऑप्शन ए बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज बीएसएफ। क्रामातोर्स्क इज अ सिटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इट इज लोकेटेड इन, तो करेक्ट आंसर इज यूक्रेन, क्योंकि ये न्यूज अभी बहुत ज्यादा न्यूज, ये प्लेस जो था वो बहुत ज्यादा न्यूज में था बिकॉज ऑफ द अटैक फ्रॉम रशिया। आइए थोड़ा सा इसका फैक्ट देख ले। सो यूनियन होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह हैज inaugurated सीमा दर्शन प्रोजेक्ट एट नाडाबेट लोकेटेड ऑन इंडो पाक बॉर्डर इन बनसाकंतला डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ये मल्टीपर्पज टूरिज्म प्रोजेक्ट है जो बेसिकली was completed under the guidance of Narendra Modi. Seema Darshan project was initiated with the aim to provide an opportunity to the people so that they can visualize the life and work of BSF personnel. BSF personnel का लाइफ विजुअलाइज कर सके इसलिए प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअली लॉन्च किया गया है। एंड यूक्रेन इज प्रिपेयरिंग फॉर इंपॉर्टेंट बैटल्स अगेंस्ट मॉस्कोज फोर्सेज इन द ईस्ट ऑफ द कंट्री इन क्रामातोर्स्क। ये न्यूज में इसीलिए था, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली लॉन्च्ड the Avsar scheme? Airports Authority of India, Reserve Bank of India, Supreme Court of India या Election Commission of India? So the correct answer is Airports Authority of India, ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। The Airports Authority of India has recently launched airport as venue for skilled artisan of the region. Avsar scheme. It aims to allocate space to self-help groups at its airports for selling or showcasing the self-made products of their region. अपने रीजन के जो प्रोडक्ट्स हैं जो खुद से बनाए गए वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो क्या कर सकती है एयरपोर्ट्स पर उसको सेल पर बेच सकती है या फिर शोकेस कर सकती है। अंडर दिस स्कीम एन एरिया ऑफ 100 to 200 स्क्वायर फीट हैज बीन earmarked at each AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेटेड एयरपोर्ट, ठीक है। तो आई होप आज का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। हम लोग फिर कल डिस्कशन में आपके साथ जो है वो जुड़ेंगे 12 अप्रैल के न्यूज़पेपर और एडिटोरियल एनालिसिस के साथ।
थैंक यू सो मच।